आज हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना होती है और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की जाती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहले मलिक फिरोज के नाम से जाना जाता है और मलिक फिरोज पहले उसका नाम होता है और मलिक फिरोज बलबन के दरबार में भी काम करता है। उसके बाद उसका पौत्र कैकूबाद जब दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो उसके दरबार में भी काम करता है और फिर वह कैकूबाद की हत्या करके ही दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के बाद वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक होता है और इसके समय की सबसे पहली घटना ये होती है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में करामनिकपुर एक प्रांत सूबा होता है जिसको हम वर्तमान में प्रांत कहते हैं। करामानिकपुर ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित, ये दोनों जगह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें करा और मानिकपुर ये वर्तमान के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले में स्थित है ये दोनों जगह। तो इन्हीं दो जगहों के नाम से इस उत्तर प्रदेश में एक सूबा होता है जिसको हम करामनिकपुर सूबा के नाम से जानते हैं। और करामनिकपुर सूबा जो होता है उसका जो गवर्नर होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में वो होता है मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर देता है, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है और अपने नाम से सिक्का भी ढलवाना शुरू कर देता है। तब मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में सफल रहता है। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को ही करामनिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर देता है। मलिक छज्जू के विद्रोह के अलावा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में एक और विद्रोह होता है जिसे जिसे कहते हैं सिद्दी मौला का विद्रोह। सिद्दी मौला का विद्रोह ये एक ईरानी फकीर होता है और ये भी विद्रोह करता है। इसके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन होता है इस दौरान शासकों के खिलाफ लगातार विद्रोह होता रहता है और ये विद्रोह मुख्य रूप से उनके दरबारी जो सरदार होते हैं या प्रांतीय गवर्नर होते हैं उन्हीं के द्वारा किया गया रहता है। तो ये एक विद्रोह दिल्ली सल्तनत की एक विशेषता रहती है जो लगातार होता ही रहता है। तो मलिक छज्जू के विद्रोह के अलावा ईरानी फकीर सिद्दी मौला का विद्रोह भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में होता है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिद्दी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ था। और सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक था और बताया जाता है कि इसको सिद्दी मौला को हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया गया था। इसके अलावा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पर बैठता है 1290 में तो मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत की समय की एक और विशेषता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान लगातार भारत पर मंगोल आक्रमण होते रहते हैं। हमने पहले बताया था गुलाम वंश को पढ़ाते हुए कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में होता है जब ख्वारिज्म का शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां भारत आता है। तो इस तरह भारत पर मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत काल की एक बड़ी विशेषता है और लगातार मंगोल आक्रमण होता ही रहता है। तो इस समय भी जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण होता है और जो एक मंगोल शासक रहता है हलाकू जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक होता है उसी का पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। और जब अब्दुल्ला के नेतृत्व में विद्रोह होता है तो इस विद्रोह को अब्दुल्ला के नेतृत्व में जब ये मंगोल आक्रमण होता है भारत में तो इस मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमणकारियों को पराजित करता है और उसके बाद मंगोल वापस चले जाते हैं। लेकिन उनमें जो मंगोल आए होते हैं उसमें से कुछ मंगोल ऐसे होते हैं जो भारत में ही रहने का निर्णय करते हैं और वो मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इस्लाम धर्म को जो स्वीकार करके वो तय करते हैं कि वो भारत में ही रहेंगे। तब इन मंगोलों को के रहने के लिए जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में ही एक नगर बसाया जाता है
जिसको मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। आज भी ये मंगोलपुरी दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का एक मोहल्ला है मंगोलपुरी। तो ये मंगोलपुरी नामक नगर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। और ये इसलिए स्थापित किया जाता है कि जो मंगोल आक्रमणकारी आए होते हैं उनमें से जो जो लोग इस्लाम को कबूल कर लेते हैं और भारत में ही रहने का निर्णय लेते हैं, उन्हीं के रहने के लिए ये मंगोलपुरी नामक नगर बसाया जाता है। और ये जो मंगोल यहाँ रह जाते हैं, उन्हीं को नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि आगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में इन नवीन मुसलमानों का भी एक विद्रोह होता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी के समय की एक प्रमुख घटना ये है कि पहली बार तुर्कों का दक्षिण भारत पर आक्रमण होता है। यानी तुर्क जिसकी शासन भारत में स्थापित होती है, उस तुर्कों के द्वारा पहली बार दक्षिण भारत में जो हमला किया जाता है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया जाता है। और ये हमला देवगिरी पे किया जाता है 1296 ईस्वी में। देवगिरी पर किया जाता है 1296 ईस्वी में। और इसके लिए जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव होता है। रामचंद्र देव पराजित होता है और वो अलाउद्दीन खिलजी की बात को, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है और वहाँ उसको बहुत सारी धन संपदा, हीरे जवाहरात प्राप्त होते हैं। उस धन संपदा को लेकर के जब वो अपने सूबे करामणिकपुर आता है, तो जलालुद्दीन खिलजी इससे बहुत खुश होता है और उससे मिलने के लिए जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से करामणिकपुर जाता है। जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से करामणिकपुर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जाता है, तभी धोखे से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। ये घटना आपको है 19 जुलाई 1296 ईस्वी की। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को धोखे से अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और वो स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लेता है। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले करामणिकपुर, या जिसको वर्तमान में आप ये प्रयागराज और प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश का है, वहीं पे ये दोनों जगह है। और उसी जगह के नाम पे उस पूरे इलाके में एक सूबा होता है जिसको करामणिकपुर के नाम से जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लेता है। तो अब आइए हम अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शासन भारत पर 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहता है। 1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी कुल 20 साल अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अल्ली और गुरसाफ होता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अल्ली और गुरसाफ होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसे अल्ली, या कई बार पूछा गया है कि गुरसाफ के नाम से किसे जाना जाता था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है जिसके बचपन का नाम गुरसाफ था और उसी के बचपन का नाम अल्ली भी था। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी स्वयं करामणिकपुर में ही अपने को सुल्तान घोषित कर लेता है। उसके बाद वो दिल्ली आता है और दिल्ली में बलबन के द्वारा एक राजमहल बनाया गया होता है जिसको लाल महल के नाम से जानते हैं। महल के नाम से जानते हैं। इसी लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाता है। और अपना राज्याभिषेक करने के बाद सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि जो उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी का जो पुत्र होता है अरकली खां, और उसके जो रिश्तेदार होते हैं उन सब की हत्या कर देता है। अरकली खां इस वक्त मुल्तान का सूबेदार रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी, अरकली खां और जलालुद्दीन खिलजी के परिवार के बाकी जो भी लोग होते हैं उसकी हत्या करवा देता है ताकि वो लोग सत्ता की दावेदारी न पेश कर सके। इतना करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अब अपने विजय अभियान पर निकलता है। आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत भी शासकों का सबसे पहला जैसा उद्देश्य होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो अलाउद्दीन खिलजी भी साम्राज्य विस्तार की दिशा में आगे बढ़ता है और वो उत्तर भारत और फिर दक्षिण भारत के कई राज्यों पर आक्रमण करता है, वहाँ के शासकों को पराजित करता है और उन राज्यों को अपने राज्यों में मिलाता है। तो जब पहली बार अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला आक्रमण होता है वो 1298 ईस्वी में गुजरात के शासक राजा कर्णदेव के ऊपर होता है। राजा कर्णदेव के ऊपर 1298 ईस्वी में
गुजरात के 1298 ईस्वी में 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के बाद पहला आक्रमण गुजरात पर करता है। यहाँ का शासक राजा कर्णदेव होते हैं और गुजरात पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति को भेजता है, उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां को भेजता है। यहाँ का शासक राजा कर्ण होता है, वो पराजित होता है और राजा कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग जाता है और वो भाग करके देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है वो राजा कर्णदेव की पत्नी कमला देवी को साथ लेकर दिल्ली आता है और उसी कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी विवाह करता है। इसके अलावा यहीं पे जब गुजरात में हमला करता है तो यहीं पे नुसरत खां मल्लिक कफूर नामक एक हिजड़ा को 1000 दिनार में खरीदता है। यहीं पे मल्लिक कफूर नामक एक हिजड़ा को नुसरत खां 1000 दिनार में खरीदता है, इसलिए मल्लिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में 2 साल पहले कि गुजरात अभियान मल्लिक कफूर को किसने खरीदा था, तो मल्लिक कफूर को नुसरत खां ही खरीदा था और उल्लू खां और नुसरत खां गुजरात अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और यहीं पे नुसरत खां ने मल्लिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मल्लिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1301 ईस्वी में कई आक्रमण और होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमला है उसी को हम याद रखेंगे। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पे आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। इस समय रणथंभौर का शासक हमीर देव होता है। हमीर देव पराजित होता है, मारा जाता है और रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इसके बाद 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान होता है। आप जानते हैं कि मेवाड़ राज्य होता है और मेवाड़ की ही राजधानी चित्तौड़ होती है। इस समय चित्तौड़ के जो शासक होते हैं वो राणा रतन सिंह होते हैं और उनकी पत्नी पद्मावती होती है, जो जिसके नाम पर फिल्म भी बन चुका है। तो राणा रतन सिंह इस युद्ध में पराजित होते हैं, मारे जाते हैं। उसके बाद जो उनकी पत्नी होती है पद्मावती, वो जौहर कर लेती है और इस तरह मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। मेवाड़ पर अधिकार कर लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ का ही नाम बदल के क्या कर देता है, खिजराबाद। मेवाड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर देता है। तो ये उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण विजय अभियान थे। इसके अलावा अब हम दक्षिण भारत के उसके कुछ महत्वपूर्ण विजय अभियान को देखते हैं। दक्षिण भारत में उसका पहला अभियान देवगिरी पर होता है 1307-8 ईस्वी में। जब अलाउद्दीन खिलजी करामणिकपुर का सूबेदार होता है, तब करामणिकपुर के सूबेदार रहते हुए भी वो देवगिरी पर आक्रमण करता है और उस वक्त देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव होते हैं उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। लेकिन बाद में वहाँ का जो शासक होता है रामचंद्र देव, उसके पुत्र शंकर देव अलाउद्दीन खिलजी की बात मानने से इनकार कर देता है। तब ऐसी स्थिति में जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, तब वो 1307-8 ईस्वी में फिर से देवगिरी पर अभियान चलाता है और देवगिरी पर अभियान के लिए इस बार अलाउद्दीन खिलजी मल्लिक कफूर को भेजता है। तो मल्लिक कफूर देवगिरी पर आक्रमण करता है। देवगिरी का शासक होता है रामचंद्र देव, यह पराजित होता है और रामचंद्र देव को पकड़ के मल्लिक कफूर दिल्ली लाता है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव से काफ़ी प्रभावित होता है। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी रायान की उपाधि देता है। रायान की उपाधि देता है, साथ ही नवसारी एक जागीर होता है जिसकी जागीरदारी भी वो उसे देता है। तो इस तरह देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की अलाउद्दीन खिलजी से एक तरह से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसके बाद वो 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर भी अभियान करता है और तेलंगाना अभियान भी मल्लिक कफूर के द्वारा ही किया जाता है। एक बात आप याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण का पूरा अभियान मल्लिक कफूर के नेतृत्व में ही होता है और ये वही मल्लिक कफूर होता है जिसको गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खां 1000 दिनार में खरीदा रहा होता है। तो ये मल्लिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ आकर के कितना प्रभावशाली व्यक्ति और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में उभर करके आता है। तेलंगाना के शासक इस समय प्रताप रुद्रदेव होता है और इस अभियान में
तेलंगाना अभियान में मल्लिक कफूर की सहायता रामचंद्र देव भी करता है, प्रताप रुद्र देव पराजित होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण अभियान है, देवगिरी और तेलंगाना का अभियान। ये उसके अलावा पांड्य अभियान, पांड्य राज पर भी वो आक्रमण करता है, लेकिन ये 2 अभियान आपको याद रखना आवश्यक है, देवगिरी का और तेलंगाना का। देवगिरी का शासक होता है रामचंद्र देव और तेलंगाना के शासक होता है प्रताप रूप देव। इसके अलावा इसकी राजधानी, तेलंगाना की राजधानी वारंगल होती है। तेलंगाना की राजधानी इस वक्त वारंगल होती है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण अभियान हैं। हमने सारे जो उसके विजय अभियान है उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। इतने अभियान अगर के आपको आप याद रखेंगे तो बाकी प्रश्न बन जाएंगे। इसमें आपको ये सिर्फ ये याद रखना है कि जिस राज्य का अभियान किया गया उस अभियान के दौरान का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का कौन था और उस राज्य का उस वक्त शासक कौन था। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। और सबसे रोचक बात ये होती है कि जब तेलंगाना अभियान करता है मल्लिक कफूर और प्रताप रुद्रदेव पराजित होता है, तब यहीं पे कोहिनूर हीरा मल्लिक कफूर को प्रताप रुद्रदेव के द्वारा प्राप्त होता है। यानी जो कोहिनूर हीरा प्रसिद्ध है वो यहाँ पर ही तेलंगाना में ही मल्लिक कफूर को प्रताप रुद्रदेव के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये इसके विजय अभियान थे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, दिल्ली सल्तनत के समय में लगातार भारत पर मंगोलों का हमला होता रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भारत पर सबसे अधिक मंगोल हमला होता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुए थे। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। कुल 6 मंगोल आक्रमण हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार 5 मंगोल आक्रमण का जिक्र करते हैं, लेकिन कुल 6 मंगोल आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो कुल 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है। पहला मंगोल आक्रमण 1297-98 ईस्वी में होता है कादर के नेतृत्व में। कादर जो मंगोल शासक होता है उसी के नेतृत्व में, मंगोलों का सेनापति होता है कादर, इसी के नेतृत्व में पहला मंगोल आक्रमण होता है। तो बस आपको पहला मंगोल आक्रमण याद रखना है किसके नेतृत्व में होता है। मंगोलों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को मजबूत करता है और साथ ही सीरी में अपनी राजधानी बनाता है। सीरी को अपनी राजधानी बनाता है। तो सीरी किसकी राजधानी थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया और इसका उद्देश्य यही था मंगोल आक्रमण का सामना करना। इस तरह अपने विजय अभियान और मंगोलों का सामना करने की तमाम योजनाओं पर काम करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है और अब वो विश्व विजय की सपना देखने लगता है। वो सिकंदर की तरह खुद को महान विजेता बनाना चाहता है और साथ ही वो अपने आप को एक धर्मगुरु के रूप में भी स्थापित करना चाहता है। उसके अंदर ये महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है कि जिस तरह हजरत मोहम्मद को दुनिया में याद किया जाता है उनके मरने के बाद भी, उसी तरह एक नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय ये अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में उत्पन्न होता है। तो इस तरह अलाउद्दीन खिलजी इन विजय अभियानों के बाद 2 योजनाएं बनाता है। उसकी प्रथम योजना होती है नवीन धर्म की स्थापना करना, एक नवीन धर्म की स्थापना करना, और उसकी दूसरी योजना होती है विश्व विजय करना। तो नवीन धर्म की स्थापना पर वो विचार करता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि मेरे मृत्यु के बाद भी दुनिया में मुझे याद किया जाए। उसका दूसरा उद्देश्य ये होता है कि वो खुद को सिर्फ राजनीतिक प्रमुख नहीं बल्कि एक धार्मिक प्रमुख के रूप में भी खुद को स्थापित करना चाहता है। तो इन्हीं 2 उद्देश्य से वो एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता है। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही दिल्ली का एक प्रमुख अधिकारी और इसी का कोतवाल होता है अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली का कोतवाल होता है। ये अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी को ये सलाह देता है कि आप ऐसा न करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, जनता के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, तो वो आपके खिलाफ बगावत और विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। और वो दुनिया के कई उदाहरणों को, कई शासकों के उदाहरण को दे करके अलाउद्दीन खिलजी को समझाता है कि आप ऐसा न करें, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। और दुनिया में कुछ शासक जिन्होंने ऐसा किया और उसको जिस तरह की असफलता हाथ लगी थी, वो सारे उदाहरण अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी के सामने रखता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी नवीन धर्म की स्थापना करने के अपने विचार को त्याग देता है। तो उसका दूसरा योजना होता है विश्व विजय करना, यानी वो खुद को सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनाना चाहता है। यहाँ तक कि वो अपने सिक्कों पर खुद को सिकंदर
सानी या सिकंदर द्वितीय के नाम से अंकित करवाना शुरू कर देता है। तो सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय के नाम से अलाउद्दीन खिलजी अपने सिक्का पर खुद को अंकित करवाना शुरू कर देता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिकंदर ये सानी या सिकंदर द्वितीय के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। तो वो विश्व विजेता की सफ़र पर, विश्व विजय की सफ़र पर निकलना चाहता है, लेकिन वही अलाउल मुल्क इसको, अलाउद्दीन खिलजी को फिर से समझाता है कि आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आपके राज्य की स्थिति सिकंदर जैसी नहीं है। वो बताता है कि सिकंदर के राज्य की स्थिति, राज्यों में बहुत शांति व्यवस्था थी। सिकंदर का अपने राज्य पर बहुत मजबूत पकड़ था। इसके अलावा वो यह भी कहता है कि सिकंदर के पास अरस्तु जैसा महान सलाहकार था, लेकिन आपके पास इस तरह का कोई सलाहकार नहीं है। आपके राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके राज्य में लगातार विद्रोह हो रहे हैं, और ऐसा हो भी रहा होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगातार उसके राज्य में विद्रोह हो रहा होता है। तो अलाउल मुल्क की बात को विचार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय का सपना भी त्याग देता है, और अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी को ये सलाह देता है कि सबसे पहले आप अपने राज्य की आंतरिक स्थिति को मजबूत कीजिए। जो आपके राज्य में लगातार विद्रोह हो रहे हैं उसको ठीक कीजिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, अपने प्रशासनिक सुधार पर ध्यान दीजिए। तो अलाउल मुल्क की बात को मान करके अलाउद्दीन खिलजी जो उसके राज्य में विद्रोह हो रहे होते हैं उस विद्रोह को दबाने और राज्य में शांति स्थापित करने तथा राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू करता है। तो जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कई विद्रोह हुए, 5-6 विद्रोह हुए, लेकिन 2 विद्रोह महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। एक हाजी मौला का विद्रोह है, हाजी मौला का विद्रोह, और एक है नवीन मुसलमान का विद्रोह। आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी के समय में सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था। सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था। इसके समय में हमने आपको बताया था कि इसके समय में सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था। सिद्दी मौला सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में, और हाजी मौला का विद्रोह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसके अलावा जो नवीन मुसलमान जो बसाए गए थे मंगोल आक्रमण के दौरान, जो लोग आए थे और जिनको बसाया गया था मंगोलपुरी में, इन लोगों का भी विद्रोह हुआ था। तो ये 2 विद्रोह प्रमुख है। पूछा जाता है कि हाजी मौला का विद्रोह किसके समय में हुआ, नवीन मुसलमानों का विद्रोह किसके समय में हुआ, ये 2 विद्रोह पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो अमीर थे, जो जमींदार लोग थे, और इस तरह ये लोग लगातार इनके खिलाफ विद्रोह करते रहते थे। तो इस विद्रोह को का अस्थायी समाधान कैसे निकाला जाए, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक योजना बनाई, और उस योजना के अंतर्गत उसने 4 नियम तय किए थे। पहला तो उसने ये तय किया कि जो भी इस तरह के जो अमीर लोग हैं, उनको जो संपत्ति राज्य के द्वारा दी गई थी, चाहे वो मिल्क के रूप में, चाहे इनाम के रूप में, चाहे वक्फ के रूप में, वो सारी संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई और उनकी संपत्ति को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। ने खालसा भूमि वह भूमि होता है जो सीधा सुल्तान के अधीन होता है, या और उसकी आमदनी प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के पास आती है। तो इन जिन जमींदारों को और इस तरह के अधिकारियों को जो भूमि प्रदान की गई थी, वो भूमि उनसे जब्त कर ली गई, क्योंकि ये इन्हीं भूमि के बदौलत ये लोग काफ़ी अमीर बन गए थे, इनके पास काफ़ी पैसे थे, और ये सुल्तान के खिलाफ अलग-अलग समय में विद्रोह या षड्यंत्र करते रहते थे। तो पहली योजना के अंतर्गत उनकी भूमि जब्त कर ली गई। दूसरा नियम उसने ये बनाया कि जो राज्य में मद्यपान था उस पे उसने उसको रोक दिया। मतलब जो राज्य में भांग या शराब का सेवन होता था उस पे उसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, और अलाउद्दीन खिलजी खुद भी शराब पीना बंद कर दिया। तो आप दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भांग और शराब सेवन पे प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो शराब और भांग जैसे सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अलावा इसने जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा ये जो अमीर और सरदार लोग थे, जिनका आपस में विवाह संबंध स्थापित होता था, उसके लिए भी वो नियम बना दिया कि उसकी जो वैवाहिक आपस में जो विवाह होता है उसकी जानकारी सुल्तान को देनी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी नियम बनाया गया कि एक चौथा नियम बनाया गया कि ये जो अमीर लोग आपस में मेल मिलाप करते थे, और ये संदेह था कि उसी मेल मिलाप के दौरान ये सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र की योजना बनाते थे, तो इन अमीरों के आपसी मेल मिलाप पर भी
प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने उसके समय के जो ज़मींदार या अमीर लोग थे, जो विद्रोह किया करते थे, उसको पूरी तरह ख़त्म किया और राज्य पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इतना करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अब अपने प्रशासनिक सुधार पर ध्यान देता है। वो कुछ नए विभागों की स्थापना करता है। फिर वो सैन्य सुधार पे ध्यान देता है। फिर वो आर्थिक सुधार पर ध्यान देता है। तो अब आइए हम आप अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार और आर्थिक सुधार को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत को देखते हैं, फिर हम इसके प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार, भूमि राजस्व सुधार को देखेंगे। तो राजत्व सिद्धांत यानी राजनीति का आदर्श, राजनीति का आदर्श, राजत्व सिद्धांत। तो उस पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या विचार था? अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत, हमने आपको पहले बताया था कि बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत को तैयार करने में अमीर खुसरो की बड़ी भूमिका थी। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा जैसे उपाधि से संबोधित किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो अमीर खुसरो है, इसकी एक पुस्तक है खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह में ही इसने अलाउद्दीन खिलजी को ये सारी उपाधियां प्रदान की थी। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की विशेषता ये थी कि बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत का आधार दैवीय सत्ता यानी ईश्वर की सत्ता को माना था। उसने ये बताया था कि ईश्वर जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस दैवीय आधार को मानने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत में दैवीय नहीं था, ये दैवीय सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि जो राजा की जो शक्ति होती है और जो आभा मंडल होता है, वो उसके अपने व्यक्तित्व के गुणों के कारण होता है, न कि किसी दैवीय देन की वजह से होता है। तो उसने शासक के व्यक्तिगत गुणों को ही राजत्व का आधार बनाया था। इसके दैवीय राजत्व सिद्धांत की दूसरी विशेषता ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को मानने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने का मानना था कि राजनीति और धर्म दोनों अलग-अलग चीजें हैं, और अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी कहा था कि धर्म क्या कहता है इससे मुझे मतलब नहीं, मैं वही काम करता हूँ जो जनता के हित में मुझे समझ आता है। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने राजनीति और धर्म को अलग करके देखा था। हालांकि इसके बावजूद अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अपने को खलीफा का प्रतिनिधि बताया था। हमने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को पढ़ाते हुए आपको बताया था कि जो मुस्लिम दुनिया होता था मध्यकाल में, उसका प्रमुख खलीफा होता था, और खलीफा सिर्फ धार्मिक प्रमुख नहीं होता था बल्कि राजनीतिक प्रमुख भी होता था। और कोई भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ का कोई शासक होता था, उसको खलीफा से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी खलीफा की सत्ता को मान्यता दी और उसने खुद को यामीन उल खिलाफत यानी खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। यामीन उल खिलाफत की उपाधि धारण की थी। लेकिन इन सब के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी राजनीतिक मामलों में धार्मिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता था। वो किसी भी उलेमा से कोई राजनीतिक सलाह या मशविरा नहीं लिया करता था। अब हम अगर इसके प्रशासनिक सुधार की बात करें तो इसके प्रशासनिक सुधार में दो महत्वपूर्ण पद है। एक है दीवान रियासत। इसने दीवान रियासत नामक एक नया पद का गठन किया था। ये पद आर्थिक मामलों को देख रेख के लिए इस पद का गठन किया गया था। इसके अलावा जो आर्थिक मामलों में भी जो बाजार की व्यवस्था थी, जो हम आगे देखेंगे, उस पर इसका विशेष नियंत्रण रहता था। इसके अलावा इसने एक और मुहतसिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। मुहतसिब नामक अधिकारी का काम था जनता के आचार व्यवहार का निरीक्षण करना। जनता के आचार व्यवहार का निरीक्षण करना कि जनता अपने आचार व्यवहार में कुछ गलत तो नहीं कर रही है, इसका निरीक्षण करना ही मुहतसिब का काम था।
इसके अलावा अगर हम इसके सैन्य सुधार को देखें तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने लिए एक अस्थायी सेना का गठन किया, क्योंकि इसको न केवल साम्राज्य विस्तार करना था बल्कि लगातार हो रहे मंगोल आक्रमण का भी सामना करना था। तो इसने अपने लिए एक मजबूत केंद्रीय सेना का गठन किया था। इसके अलावा सेना में इसने हुलिया और दाग की प्रथा को चलाई थी। सेना में इसने हुलिया और दाग की प्रथा को चलाई थी। इसी को आगे चल कर के शेर शाह सूरी ने अपनाया था। तो हुलिया क्या था? हुलिया जो इसके सैनिक होते थे, ये रजिस्टर में उस सैनिकों के चेहरे और उसके शरीर के हुलिया को लिखा जाता था। ये इसीलिए लिखा जाता था कि जो सेना है वो अपनी जगह पर भाड़े के रूप में किसी दूसरे को न भेज दे। ऐसा होता था कि जो सेना है वो खुद नहीं आकर के दूसरे को भेज देता था और उसको जो वेतन मिलता था उसका एक हिस्सा उसको दे देता था जो उसकी जगह सेना में आकर के काम करता था। तो इसको रोकने के लिए उसने हुलिया की प्रथा चलाई और दाग की प्रथा, दाग ये घोड़े को दागने की प्रथा चलाई, क्योंकि घुड़सवार जो सेना होता था तो जो घोड़े को ट्रेन किया गया रहता था उसकी जगह कई बार जो सेना के लोग होते थे वो किसी नए घोड़े को भेज देते थे। तो उसके लिए भी उसने उसकी पहचान के लिए घोड़े को दागना शुरू किया। तो इस तरह हुलिया और दाग की प्रथा सेना में उसने सुधार किया था। आर्थिक सुधार की बात करें तो आर्थिक सुधार में अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, बल्कि आप कहें तो प्राचीन काल में भी ऐसा कोई शासक नहीं था जिसने बाजार व्यवस्था को नियंत्रण किया हो। और ये पहला शासक था इतिहास में, भारत के इतिहास में, जिसने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया। इसके लिए इसने 3 अलग-अलग तरह के बाजार का गठन किया था। एक था जो अनाज का व्यापार था जिसको हम सहना या मंडी कहा जाता था। सहना या मंडी ऐसा बाजार था जिसमें अनाजों की बिक्री होती थी, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, इस तरह की चीज़ों की बिक्री होती थी। एक दूसरा बाजार था जिसको सराय या अदल कहा जाता था। सराय या अदल में निर्मित वस्तुओं की बिक्री होती थी, जिसको आज हम औद्योगिक उत्पाद कहते हैं। इस तरह के जो औद्योगिक उत्पाद होते थे उसकी बिक्री होती थी सराय या अदल में। और तीसरा बाजार था घोड़े, दास एवं मवेशियों का बाजार। ये 3 तरह के बाज़ारों की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था को लेकर के भी कुछ बातें कही जाती है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना भर्ती की थी और उस सेना को जितना वेतन देना था उतना वेतन अगर अलाउद्दीन खिलजी देता तो उसका वो कंगाल हो जाता। तो उसने क्या किया कि सैन्य व्यवस्था को ठीक रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण किया और बाजार के में बिकने वाले हर वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया, ताकि उसके सैनिकों को जो वेतन मिल रहा था उसी वेतन में उसके सैनिक अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ये कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उसने अपने सैन्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए ही बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लगाई थी। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि वो जनता के हित में, कि जनता को हर आवश्यकताओं का सामान उचित मूल्य पर मिल सके और बाजार में जो काम करने वाले लोग हैं वो कालाबाजारी न करे, इसको नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार व्यवस्था लगाई थी। बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक सहना ए मंडी नामक पद भी बनाया गया था और ये सहना ए मंडी जो जो अधिकारी होता था वो दीवान ए रियासत के अंतर्गत ही काम करता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकाल का पहला शासक है जिसने राशनिंग व्यवस्था को लागू किया। राशनिंग व्यवस्था था जब अकाल पड़ता था तो राशनिंग व्यवस्था के लिए ये अनाज गोदाम में अनाज रखता था और जब राशनिंग व्यवस्था हो के अंतर्गत जब अकाल पड़ता था तो ये जो बाजार में सामान लाने वाले जो व्यापारी होते थे उनको अपने गोदाम से राशन देता था ताकि जनता को सस्ते दाम पे अनाज उपलब्ध हो सके। इसके अलावा कहा जाता है कि राशनिंग व्यवस्था के तहत कुछ जनता को मुफ्त में भी राशन उस समय दिया जाता था जब राज्य में अकाल की स्थिति होती थी। तो राशनिंग व्यवस्था को लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत का पहला शासक है। अब हम देखते हैं इसके भूमि सुधार एवं राजस्व। भूमि सुधार में इसने क्या किया, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो जागीरदारों, जमींदारों और अमीरों को मिल्क, इनाम, वक्फ के रूप में जो जमीनें दी गई थी उस जमीन को इसने छीन लिया था और उसको खालसा में परिवर्तित कर दिया था। इसके अलावा पहले राजस्व वसूली के लिए खुद मुकद्दम चौधरी नामक जमींदार हुआ करते थे। इनका काम, ये खुद मुकद्दम चौधरी जमींदार हुआ करते थे। इनका काम था किसानों से कर वसूलना और उसे राजकोष में भेजना।
और इसमें ये बेईमानी किया करते थे, किसानों से जो वसूलते थे उसका एक बड़ा हिस्सा अपने ही पास रख लेते थे, राजकोष में कम भेजते थे। तो इसीलिए इसने खुद मुकद्दम चौधरी के जो अधिकार थे उस अधिकार को छीन लिए और इसकी जगह उसने कर वसूली के लिए नियमित अधिकारियों की खुद से नियुक्ति करना शुरू कर दिया। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की माप करवाई, यानी भूमि की माप करवा करके तब उस पे राजस्व का निर्धारण किया, ने भूमि को नपवाया और उसके बाद उसके उपज के आधार पे उस पे राजस्व को तय किया। और यह कैसा करने वाला यह प्रथम शासक था। इसकी भूमि पैमाइश पद्धति को मसाहत के नाम से जाना जाता था, मसाहत। इसने उपज का 50% कर वसूलना निर्धारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने उपज का, यानी किसानों का जो कुल उपज होता था उसका 50% ये टैक्स के रूप में लिया करता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर भी लगाए थे, 2 नए कर। ये कर क्या था? इसको कहा जाता है चराई कर, चराई कर और घराई कर, घराई, चराई कर और घराई कर। चराई कर क्या था? जो दुधारू पशु थे उनके ऊपर ये कर लगाया जाता था, चराई कर, क्योंकि उसके लिए चारा और वो सारा प्रबंध था। तो चराई कर ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और घराई कर, जो लोग घर या झोपड़ी बनाते थे उसके एवज में भी ये टैक्स लिया जाता था, जिसको घराई कर कहा जाता था। तो ये चराई कर जो दुधारू पशु जो लोग रखते थे उनसे वसूला जाता था, और घराई कर जो घर या झोपड़ी बनाने वालों से लिया जाता था। तो ये 2 नए कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, घराई कर और चराई कर और घराई कर। अब अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी अपने मौत से पहले ही अपने उसका जो सेनापति होता है मल्लिक कफूर की सलाह पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि अपने बड़े पुत्र खिज्र खां की जगह पे अब उससे छोटे वाला पुत्र जो होता है शिहाबुद्दीन उमर, तो खिज्र खां की जगह शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो मुबारक खिलजी शिहाबुद्दीन उमर के संरक्षक के रूप में सुल्तान का पूरा अधिकार अपने पास केंद्रित कर लेता है और वही सुल्तान के अप्रत्यक्ष रूप से सुल्तान की रूप में शासन करना शुरू कर देता है। तब ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा पुत्र होता है मुबारक शाह खिलजी वो इसकी मल्लिक काफूर की हत्या करवा देता है मुबारक खिलजी, और फिर शिहाबुद्दीन को अंधा करके जेल में डाल देता है और खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। तो मुबारक खिलजी इस तरह खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। मुबारक खिलजी सुल्तान बनने के बाद खुद को खलीफा घोषित करता है, यानी मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खुद ही को खलीफा घोषित कर लिया। यानी खलीफा जो मुस्लिम जगत का प्रधान हुआ करता था, तो ये पहला शासक था मुबारक खिलजी, इसने खुद ही को खलीफा घोषित कर लिया। इसके अलावा मुबारक खिलजी में एक कमी ये थी कि महिलाओं का वस्त्र पहनता था और कई बार नंगे होकर के अपने दरबार में आ जाया करता था। ये इसकी एक कमजोरी थी। और इसी स्थिति में मुबारक खिलजी का ही एक अधिकारी होता है खुसरव शाह जो मुबारक खिलजी का अधिकारी होता है, उसने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह हमने पूरा खिलजी वंश को देखा। अब इसके बाद हम तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए।